नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। भारत एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सियासत में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम दिखाएंगे आपको भारत की सियासत के अलग अलग रंग, अलग अंदाज में सियासी दलों के अंदर की बात, किसकी शह और किसकी मात, कौन कैसे कर रहा है खेल और कौन हो रहा है फेल। सियासत के सुनिए मजेदार किस्से, दलों के कितने टुकड़े और कितने कितने हिस्से, कौन दल कैसे मचा रहा है धमाल, कौन कर रहा है कमाल, सियासत में कब और कैसे आ रहा है उबाल। सियासत की केवल खबरें नहीं, हम उठाएंगे सियासत के असली सवाल। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन फुल फॉर्म में आ चुके हैं और अपनी मजबूत सेना यानी कि टीम भी बना चुके हैं। और इसमें तो कोई शक नहीं कि नितिन नवीन की निगाहें पूरे देश पर है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव पहले हैं उन पर उन्होंने खास ध्यान भी दिया है। सारे समीकरणों की जोड़ तोड़ की है उन्होंने। कई नए नाम भी उनकी टीम में हैं तो कई पुराने नाम भी वो वापस लेकर आए हैं। और वैसे ये कहा जा सकता है कि नितिन नवीन यूपी के मिशन 2027 को जीतने के बाद 2029 की ओर बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी के नए सेनापति की सेना तैयार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी ऐसी टीम तैयार की है जो हर हिसाब से चुस्त है। दिमाग तो लगाया है नितिन नवीन ने, ढंग से सोच विचार किया और चुन चुनकर ऐसे लोगों को लाए जो कहीं न कहीं विपक्ष पर भारी पड़ने वाले हैं। अब स्मृति ईरानी की ही बात लीजिए। राष्ट्रीय महासचिव के रूप में स्मृति ईरानी की जोरदार वापसी हुई है। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी हैं और इस हार का असर ऐसा पड़ा कि राहुल गांधी की राजनीति का केंद्र ही यूपी से हटकर केरल और वायनाड हो गया। अमेठी से दोबारा लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए राहुल गांधी। वैसे अमेठी से 2024 में स्मृति ईरानी कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से हार भी चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी पर उनकी एक जीत ही तमाम जीतों पर भारी है। अब यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी यानी यूपी के दो लड़के इस बार राज्य में सरकार बनाने का दम ठोक रहे हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी का बड़ा कद दोनों लड़कों के लिए मुसीबत बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अखिलेश यादव और बीएसपी नेता मायावती के मुकाबले के लिए काफी हैं, लेकिन स्मृति ईरानी की सक्रियता राहुल गांधी के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। स्मृति ईरानी की आक्रामक शैली के सामने राहुल गांधी के अंग्रेजी वाले भाषण फीके पड़ जाते हैं। एक बात तो तय है कि स्मृति ईरानी का जुझारूपन राहुल गांधी को अमेठी तक ही सीमित रखने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब राहुल की मुश्किल ये है कि उनका ज्यादातर समय स्मृति ईरानी का मुकाबला करने में ही निकल जाएगा, जबकि राहुल गांधी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगे हुए हैं। स्मृति ईरानी की सक्रियता का असर अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर में भी दिखेगा, जहां से इंडिया गठबंधन बड़ी सफलता की आस लगाए बैठा है। यूपी को टारगेट करते हुए नितिन नवीन ने जबरदस्त तैयारी की है। इसी के तहत कई राज्यों में संगठन और चुनाव प्रबंधन का अनुभव रखने वाले विनोद तावड़े को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाकर यूपी का प्रभारी बना दिया है। विनोद तावड़े बिहार और हरियाणा में तमाम मुश्किल हालात में भी बीजेपी की जोरदार वापसी करा चुके हैं, यानी उनका नाम भी बीजेपी की गारंटी माना जाता है। ऐसे में विनोद तावड़े और स्मृति ईरानी मिलकर बीजेपी की राह आसान कर सकते हैं। स्मृति ईरानी की वापसी का असर दिखने भी लगा है। रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया है। कार्यकर्ता मिठाई बांटकर खुशी मना रहे हैं और कांग्रेस जानती है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का यही जोश उस पर भारी पड़ने वाला है। यूपी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खासी अहमियत दी है, तो इसके पीछे गहरी रणनीति है। नितिन नवीन ने अपनी टीम में यूपी से 8 नेताओं को जगह दी है। नितिन नवीन की यही स्पेशल एड अब विनोद तावड़े के साथ मिलकर मिशन 2027 में लगने वाले हैं। नितिन नवीन की गहरी प्लानिंग इस बात में भी दिखती है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन से कतई मायूस नहीं दिखे। साथ ही यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर आई दरार के भरोसे शांत बैठे।
नितिन नवीन ने नए सिरे से यूपी के मिशन 2027 की तैयारी की है और उसे अमल में लाने के लिए अपनी टीम बना दी है। अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को चाहे 20 सीटें दे या 200 सीटें दे, उससे बीजेपी की चुनावी रणनीति पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ में राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और स्पेशल 8 की टीम अपने मिशन पर निकल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। नितिन नवीन के टीम में कई नाम चौंकाने वाले भी हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पहले तो अहम भूमिका निभा चुके थे लेकिन अभी साइड में चल रहे थे। नितिन नवीन के टीम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला सोशल मीडिया टीम में हुआ है, जहां 11 साल से आईटी सेल संभाल रहे अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है। अब यह सोचने की बात है कि असली आईटी सेल की पहचान बन चुके अमित मालवीय को आखिर किस वजह से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम वैसे तो हर तरह से चाक चौबंद है। अब तक किनारे चल रहे कई अहम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कुछ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है तो कुछ नेता उम्मीद ही लगाए रह गए और हाथ कुछ न लगा। सबसे बड़ी छलांग तो लगाई आरएसएस के प्रचारक और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे राम माधव ने। राम माधव पहले भी बीजेपी में रहे थे लेकिन फिर वापस आरएसएस में भेज दिए गए थे। अब राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की नई टीम में अहम भूमिका निभाने को फिर तैयार हैं। विदेशी मामलों, खासकर चीन के मामलों के तो अच्छे जानकार हैं ही। बीजेपी में भी अपने पिछले कार्यकाल में और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा भी चुके हैं। नितिन नवीन ने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी अपनी टीम में शामिल करके सबको चौंका दिया है। अनुभव और वरिष्ठता को अहमियत देने की नीति के तहत नितिन नवीन ने वसुंधरा राजे और तीरथ सिंह रावत को जहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, वहीं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैसला रहा आईटी सेल के चर्चित हेड यानी सोशल मीडिया कन्वेनर पद से अमित मालवीय की छुट्टी का। पिछले 11 सालों में अमित मालवीय ने बीजेपी की डिजिटल ताकत को इतना ताकतवर बना दिया था कि विपक्षी दल उनसे थर-थर कांपने लगे थे। यहाँ तक कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बना दिया था इन्हीं अमित मालवीय ने। बेहद आक्रामक तरीके से विपक्ष पर हमले करना अमित मालवीय की खास पहचान थी। विपक्षी दल तो अमित मालवीय के नाम से ही खौफ खाते रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब देना हो या विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त करना हो, अमित मालवीय का नाम ही काफी था। विपक्षी दल तो अमित मालवीय का नाम सुनते ही चिल्लाने लगते थे, लेकिन अमित मालवीय को कोई नहीं डिगा सका। फिर ऐसा क्या हुआ कि अमित मालवीय हटा दिए गए? दरअसल बीजेपी अब जिस तरह का बदलाव करना चाहती है उसे करने में अमित मालवीय को दिक्कत आ रही थी। पार्टी मानने लगी थी कि अमित मालवीय अपना काम कर चुके हैं और अब जेएनजी के दौर में आईटी सेल में जिस तरह का बदलाव जरूरी था उसके लिए नए दिग्गजों को जिम्मेदारी देने की जरूरत थी। इसी सोच के तहत छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को आईटी सेल की कमान सौंपी गई है। काकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान आईटी सेल की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए। आरएसएस विचारक रतन शारदा ने तो खुलकर कहा था कि बीजेपी का आईटी सेल खुद नैरेटिव खड़ा करने के बजाय विरोधियों के बनाए नैरेटिव पर रिएक्शन देने में उलझा रहा। इस बात में दम भी दिखता है क्योंकि काकरोच जनता पार्टी के धरने के दौरान खुद प्रधानमंत्री को आधी रात में रील बनानी पड़ी, यानी खुद प्रधानमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा। सीधे तौर पर इसे आईटी सेल और अमित मालवीय की नाकामी माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को समझा कि जेएनजी का मुख्य प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, जबकि अमित मालवीय की लीडरशिप में बीजेपी का आईटी सेल फेसबुक और एक्स पर ही सक्रिय रहा। बीजेपी के आईटी सेल के नए हेड दीपक महस्के ने कहा कि बीजेपी अब युवाओं तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम, रील्स और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मैसेजिंग पर जोर देगी। बहरहाल अमित मालवीय के हटने से विपक्षी दलों में काफी खुशी दिख रही है, जिससे ये बात साफ होती है कि अमित मालवीय का जवाब उनके पास नहीं होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तराखंड भी शामिल है। जी हां, और राहुल गांधी की बड़ी तमन्ना है कि यूपी में ना सही उत्तराखंड में तो कांग्रेस की सरकार बनी जाए।
लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके सपने की राह में बाधा बनकर खड़े हैं। बात केवल इतनी ही नहीं है, असल में उत्तराखंड की कांग्रेस में जिस तरह की घमासान मचा हुआ है और नेता पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि राहुल गांधी का यह सपना ही रह जाएगा। उत्तराखंड वो राज्य है जहां कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से हारने के लिए जानी जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की हालत काफी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बनाए गए पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस केवल आपस में ही लड़ती नजर आई। अब फिर से चुनाव आ रहे हैं और कांग्रेस में भी अंदरूनी लड़ाई और तेज हो गई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गजों में कैसे सुलह कराएं। हरीश रावत, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मिलकर काम करने को तैयार ही नहीं हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के तहत लड़ने का मन बना रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं तो चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत हैं। इसी तरह से चुनावी कैंपेन कमेटी की कमान वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को दी गई है। कुछ और समितियां बनाकर भी कई नेताओं को एडजस्ट किया गया है, लेकिन अब तक बात बन नहीं पा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रिय हैं। चुनावी वादे पूरी करने की वजह से जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अब कांग्रेस के लिए पुष्कर सिंह धामी का सामना करना बेहद मुश्किल हो गया है। कांग्रेस की असली समस्या आपसी कलह तो है ही, साथ ही पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना भी अलग मुसीबत बन चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में हुई सभा में न तो हरीश रावत पहुंचे और न ही वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह। पिथौरागढ़ विधायक मयूर मेहर ने भी खड़गे की रैली में जाना जरूरी नहीं समझा। उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा माने जाने वाले हरीश रावत के लिए उनका परिवार ही पार्टी बन गई है। उनकी पत्नी रेणुका रावत हो, बेटा वीरेंद्र रावत हो, बेटी अनुपमा रावत हो और छोटे बेटे आनंद रावत हो, सबके सब राजनीति में ही कैरियर बनाए हैं। हरीश रावत के करीबी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के भतीजे दिनेश कुंजवाल तो कांग्रेस छोड़कर उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हो चुके हैं। उत्तराखंड क्रांति दल कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत बन रहा है। इस बार उसके नेता काफी ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता अगर उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ जाते हैं तो निश्चित ही यूकेडी तीसरी ताकत बन सकता है। कांग्रेस के लिए एक और बड़ा संकट उसके 6 विधायकों की तरफ से आता लग रहा है। चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस के 6 मौजूदा विधायक अपने सियासी भविष्य को ध्यान में रखते हुए चुनाव से पहले बीजेपी में जा सकते हैं। कांग्रेस के लिए एक सदमे की खबर उत्तरकाशी जिले से आई है, जहां से कांग्रेस गधे की सिंग की तरह गायब हो चुकी है। उत्तरकाशी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर 2022 के चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यही हाल राज्य की 70 में से 20 विधानसभा सीटों पर है, जहां कांग्रेस को नए सिरे से नेता तैयार करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सियासत के इस हिस्से में हम आपको कहानी सुनाते हैं चवन्नी की। यूपी की सियासत में चवन्नी शब्द छाया हुआ है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक चवन्नी को रुपया तक बना दिया था, लेकिन फिर भी वो भाग गया। अब जिस नेता की तरफ अखिलेश यादव का इशारा है, उसके समर्थक भी चुप क्यों रहेंगे? तो इसी चवन्नी के ऊपर मजेदार बयानबाजी छिड़ी हुई है। सियासत में एक से बढ़कर एक खरे और खोटे सिक्के चलते रहते हैं, लेकिन इस समय चर्चा है चवन्नी की। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कह दिया, हमने तो चवन्नी को भी रुपया बना दिया, लेकिन फिर भी लोग छोड़कर चले गए। अब वैसे कहा जाए तो अखिलेश यादव ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं उनका इशारा किस तरफ था, किसकी तरफ था।
अखिलेश यादव का बयान सामने आते ही जिस तरह के बयान आए, उससे भी पता चल ही गया कि अखिलेश यादव ने किसकी तरफ निशाना साधा था। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। जयंत चौधरी के समर्थकों ने इसे अपने नेता का अपमान बताकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जबानी जंग छेड़ दी। जयंत चौधरी के समर्थक अखिलेश यादव को याद दिलाने लगे कि जयंत चौधरी के दादा यानी चौधरी चरण सिंह ने ही अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव को राजनीति में आगे बढ़ाया, उन्हें इस लायक बनाया कि बाद में वो यूपी के सीएम और देश के रक्षा मंत्री तक बने। जयंत समर्थक कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को चवन्नी कहना अखिलेश की एहसान फरामोशी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के समर्थक हैं, उन्होंने भी जबानी जंग में पीछे हटना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने याद दिलाया, समाजवादी पार्टी के दम पर राज्यसभा पहुंचे जयंत चौधरी ने ही उनके दल बदलने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर यह कहा था कि वो कोई चवन्नी थोड़ी है जो पलट जाए। बाद में हुआ कुछ ऐसा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनावों से पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया, तो जयंत चौधरी एनडीए में सम्मिलित हो गए। अब जयंत चौधरी का वही चवन्नी वाला बयान भूत बनकर उनका पीछा करता रहता है। समाजवादी पार्टी के लोग भी जयंत का नाम नहीं लेते, लेकिन बार बार चवन्नी चवन्नी कहकर जयंत को ताना मारते हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थक याद दिला रहे हैं कि यूपी में बीजेपी सरकार ने ही जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज कराया था, तब उन्होंने इसे जयंत चौधरी का अपमान क्यों नहीं माना। समाजवादी पार्टी के समर्थक चुनावी नतीजों की भी याद दिलाते हैं, कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह की परंपरागत लोकसभा सीट बागपत पर ही उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह तीसरे नंबर पर रहे, मुजफ्फरनगर से भी हारे। समाजवादी पार्टी के समर्थक जयंत चौधरी के जख्मों को कुरेदने में लगे और मथुरा से जयंत की हेमा मालिनी के हाथों हार का भी जिक्र करते हैं। वैसे सियासत में दल बदलना, गठबंधन बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई नई बात है। जनता दल से अलग होने के बाद जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह ने भी नई पार्टी बनाई और कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी बीजेपी के साथ रहे। जयंत भी बीजेपी के साथ रहे, अलग होकर समाजवादी पार्टी में भी रहे और फिर अलग होकर वापस बीजेपी के साथ गए, अब केंद्र में मंत्री हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दर्द भी गहरा है। 2022 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच अच्छी घनिष्ठता नजर आई। यही वजह है गठबंधन के तहत जयंत चौधरी को 32 सीटें लड़ने के लिए दी गई, जिसमें उनके 9 विधायक जीते। इतना ही नहीं, केवल 9 विधायक होते हुए भी समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों के दम पर जयंत चौधरी को राज्यसभा सदस्य चुनवाया। अखिलेश को भरोसा था कि जयंत कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। खुद जयंत ने चवन्नी ना होने का बयान देकर उनके भरोसे को और गहरा किया था, लेकिन जयंत चौधरी अपने वादे पर टिक नहीं पाए। बस इसी खुन्नस में समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी का मजाक बनाती रहती है और दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सियासत में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।